हेलो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीरीज में आज है एपिसोड नंबर 3। और अगर आप भी बनना चाहते हैं प्रोफेशनल अकाउंटेंट तो सिर्फ आपके लिए डेबिट और क्रेडिट की नॉलेज ही सफिशिएंट नहीं है, आपको उसके साथ होनी चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की भी नॉलेज। इस सीरीज में हमने 2 लेक्चर कवर कर लिए थे और हमने देखा था कि 29 स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि ये सारे के सारे एएस इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बिकॉज इसमें से काफी ऐसे होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन या फिर कुछ स्पेसिफिक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो अगर मैं ये बोलूं, मतलब हमने ये डिस्कस किया था कि इन 29 स्टैंडर्ड्स में ये 6 स्टैंडर्ड्स वो स्टैंडर्ड हैं जो एक अकाउंटेंट को पता होना चाहिए। ये 6 स्टैंडर्ड चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा हो, नेचर ऑफ बिजनेस कोई भी हो, ये 6 स्टैंडर्ड सभी के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होते हैं। और इसमें से हमने AS1 और AS2 दो AS कवर कर लिए थे और आज हम कवर करने वाले हैं AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। एंड अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो CA मित्रा 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हमारे चैनल पर टैक्सेशन, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस और इस फील्ड में अपना करियर कैसे बनाना है उससे रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं। एंड हाँ फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो देख रहे हो बट लाइक नहीं कर रहे हो, नीचे लाइक का भी बटन है, जैसे ही मैं बोलूं लाइक करना है नीचे आपको बटन दबाना है लाइक का। तो हमें फटाफट जैसे जैसे आप लोग देखते जा रहे हो लाइक का बटन भी दबाते जाओ। चलते हैं AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन की तरफ। नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या बता रहा है। ये हमें ये बता रहा है कि जब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सेल, इनकम, रेवेन्यू इसकी एंट्री करते हो, मींस आप सेल और इनकम को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जब आप उसको रिकॉर्ड करते हो तो कब रिकॉर्ड करना है? जब आपको एडवांस मिल गया तब रिकॉर्ड करना है, जब आपने गुड्स को डिलीवर कर दिया तब रिकॉर्ड करना है, सर्विस प्रोवाइड करी तब करना है, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस दिन करना है। मतलब करना कब है सेल को रिकॉर्ड, रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करना है, उस कंफ्यूजन का ये जवाब देता है। और ये हमें बताता है कि देखिए, इन केस ऑफ गुड्स आपको रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है, तो जब जो प्रॉपर्टी मतलब जो लीगल टाइटल है, जब वो लीगल टाइटल ट्रांसफर हो जाता है फॉर अ प्राइस, तो हम मानेंगे कि भैया गुड्स ट्रांसफर हो चुका है। इसी से मिलता जुलता अगला है कि जब सिग्निफिकेंट रिस्क और रिवॉर्ड्स ये ट्रांसफर हो जाए सामने वाली पार्टी को, ठीक है, और कोई इफेक्टिव कंट्रोल रिटेन्ड ना रहे, तो समझ जाइए भैया सेल कंप्लीट हो गई। जैसे हम लोग Amazon, फ्लिपकार्ट इससे गुड्स मंगाते हैं, ठीक है। अब सपोज गुड्स आते आते रास्ते में डैमेज हो गया, तो कौन है रिस्पॉन्सिबल, कौन भरेगा डैमेज? Amazon, फ्लिपकार्ट या सेलर? हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बार हमने डिलीवरी ले ली, उसके बाद अगर डैमेज होता है तो हम है रिस्पॉन्सिबल। तो सेल कब मानी जाएगी? जब Amazon या फ्लिपकार्ट हमें डिलीवर कर देगा, उस समय रिस्क और रिवॉर्ड्स ट्रांसफर माने जाएंगे और तब माना जाएगा कि हाँ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। उसी तरह कोई अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। कब भाई? कंसिडरेशन को लेकर आप जो है गुड्स को सेल कर रहे हो और आपको यही नहीं पता है कि आपको जो कंसिडरेशन है वो क्या है, कि भैया गुड्स ले जाओ और प्राइस मैं आपको शाम तक बता दूंगा कितना देना है। ऐसा नहीं, जब सेल हो रही है, जब आप ट्रांसफर कर रहे हो तो कंसिडरेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है सर। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अगला ये कह रहा है कि भाई इट इज रीजनेबल टू एक्सपेक्ट अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ कंसिडरेशन। पता चल रहा है कोई बहुत पावरफुल इंसान आ गया, कोई MLA आ गया, कोई विधायक साहब आ गए। अब उन्होंने कहा कि भाई एक काम कर, 10 आईफोन दे दे, ठीक है, और जरा मुझे फोन करके बता देना कितना पैसा हुआ, मैं दे दूंगा। अब आपको यही नहीं पता है कि विधायक साहब पता नहीं पैसा देंगे नहीं देंगे, गुड्स तो लेके चले गए, आप मना नहीं कर सकते हैं, बहुत पावरफुल आदमी है। तो कंसिडरेशन पता होना चाहिए कि भाई वो आपको उसका कलेक्शन हो जाएगा। ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइंग है तो गुड्स के केस में आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। एंड अगर सर्विस की बात करें तो सर्विस में 2 कंडीशन कॉमन है। कौन कौन सी? कोई अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, किसके रिगार्डिंग? कंसिडरेशन से रिलेटेड। कंसिडरेशन पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि भैया वो कंसिडरेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट यहां पर 2 तरीके होते हैं सर्विस के रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए। पहला होता है कंप्लीटेड सर्विस, दूसरा होता है प्रोपोर्शनेट। कंप्लीटेड में जब पूरी सर्विस आप पूरी तरीके से प्रोवाइड कर लोगे
तब आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना। और प्रोपोर्शनेट में क्या हो रहा है, नाम से पता चल रहा है, जैसे जैसे एक एक पोर्शन कंप्लीट होता जा रहा है वैसे वैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं ये आपको डिस्क्लोजर में देना पड़ेगा। तो सर्विस के केस में आप ये दो मेथड से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अगला देखिए कुछ स्पेसिफिक केसेस में है, अगर आपको इंटरेस्ट की इनकम हो रही है तब आपको रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है, ऑन द टाइम बेसिस डिटरमाइंड बाय द अमाउंट आउटस्टैंडिंग। जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है और उसके ऊपर जो रेट एप्लीकेबल है उस हिसाब से आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। रॉयल्टी के केस में जो आपका एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट के हिसाब से ही आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। जब जब उसमें ड्यू हो रहा है तब तब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। डिविडेंड, जब आपको डिविडेंड कंपनी अनाउंस करेगी तब आप रिकॉग्नाइज नहीं करोगे कि अरे वाह डिविडेंड अनाउंस हो गया। नो, जब राइट टू रिसीव स्टैब्लिश हो जाए, पता चल जाए, आपके पास मेल आ जाए, आपका राइट जो है वो डेवलप हो जाए कि भैया अब मुझे डिविडेंड मिलना ही मिलना है, तब आप डिविडेंड को रिकॉग्नाइज करोगे। और डिविडेंड इनकम जाती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो अगर सिर्फ अनाउंस हुआ है तो उसको आप रेवेन्यू नहीं मानोगे, जब आपको श्योरिटी हो जाए कि अब डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये था छोटा सा AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कैसे आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। फिर आगे चलते हैं AS10। AS6 और AS10 इसको कंबाइन कर दिया है। पहले AS6 था डेप्रिसिएशन के लिए और AS10 था फिक्स्ड एसेट के लिए। अब AS6 और AS10 को मिला के एक AS हो चुका है PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि भाई प्रॉपर्टी प्लांट या इक्विपमेंट इसकी डेफिनेशन क्या है, ये क्या होती है। तो देखिए फिक्स्ड एसेट या PPE हम उस टेंजिबल एसेट को बोलेंगे जो हमने हेड करके रखी है, किस लिए, जो यूज होती है हमारे प्रोडक्शन के लिए या हमारे गुड्स या सर्विस की सप्लाई के लिए, या हम उसको आगे रेंट पे देते हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। ऑफिस में आपने टेबल चेयर लगाया है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस हो गया। आपने ऑफिस में AC लगाया है तो ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर सेटिस्फाई हो रही हैं कंडीशन तो उसको आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोल सकते हैं और आप उसको बैलेंस शीट के फिक्स्ड एसेट्स में भी ले सकते हैं। दूसरी कंडीशन है दे आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड, क्या लिखा हुआ है, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए आपको उसको यूज करना होगा। अगर कोई ऐसी एसेट है जो 1 साल से पहले ही यूज हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी, उसको आप अपने बैलेंस शीट के एसेट साइड में नहीं दिखाएंगे, उसको आप इनकम एक्सपेंडिचर में लेके जाएंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, अगला ये हमें बताता है कि भाई आपको कब रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, ये तो पता चल गया कि भाई फिक्स्ड एसेट्स होते क्या है। अब हम ये देखेंगे उसको रिकॉग्नाइज कब करना है, तो जब वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा। और वो क्या है, इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, अगर उस फिक्स्ड एसेट से आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे, आपको पता है, और जिसको आप रिलायबली मेजर्ड भी कर सकते हैं। एक तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है, आपको पता है, कितना हो रहा है पता ही नहीं है, लेकिन कितना हो रहा है ये भी पता है और फ्यूचर बेनिफिट होगा ये भी पता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तभी आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, वरना आप लिखोगे क्या, क्या अमाउंट लिखोगे। ठीक है, पता चल गया ये फिक्स्ड एसेट्स है, लेकिन इसकी कॉस्ट क्या है, क्या लिखना है, जब पता ही नहीं है तो उसको कैसे रिकॉग्नाइज करोगे। ठीक हो गया जी, ओके। तो अब रिकॉग्नाइज कैसे करना है, उसकी वैल्यूएशन कैसे करनी है, तो बहुत सिंपल है भाई, जितनी परचेज प्राइस है वो तो आपको लेना ही लेना है। परचेज प्राइस के अलावा जो बोरोइंग कॉस्ट है वो भी आपको लेनी ही लेनी है। ठीक है ना, और किस लिए, जो भी एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट को लेकर अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है उसकी जो भी बोरोइंग कॉस्ट है वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब PPE एक तो होता है रिकॉग्नाइज करना, बट किस वैल्यू पर आप उसको जो है कैरी फॉरवर्ड करोगे, तो जो आपकी कॉस्ट है उसमें से लेस क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन। और ये हमें पता है कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट में जब भी फिक्स्ड एसेट्स लिखते हैं तो फिर हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते हैं। तो अगर 10 रुपए की चीज है और 2 रुपए लग गया उसके ऊपर डेप्रिसिएशन, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में कितने कितने पर वो दिखाई जाएगी, 8 रुपए में, है ना। तो ये हो गया वैल्यूएशन। अच्छा सर, अगला कहते हैं भाई डेप्रिसिएशन कैसे लगाना है, तो बहुत इजी है। डेप्रिसिएशन के अलग अलग रेट दे रखे हैं, आप वैसे भी लगा सकते हो। ये होता क्या है, ये एक सिस्टमैटिक एलोकेशन होता है, किस चीज का, ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। अब कोई एसेट आप लेके आए हो जिसकी लाइफ सिर्फ 5 साल है,
तो 5 साल का मतलब अब आप एवरी ईयर उसको 20% 20% 20% क्या कर रहे हो, डेप्रिशिएट कर रहे हो बुक्स ऑफ अकाउंट में। बस उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है। जब आप कोई एसेट को लेके आते हो तो टाइम के साथ, यूज के साथ उसकी वैल्यू कम होती है। उस वैल्यू को अब जब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में आप उसको रिकॉग्नाइज करते हो, उसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन के अपने अलग अलग मेथड होते हैं। जैसे अगर हम बात करें एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड, हर साल एवरी ईयर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे आप। भाई 1 लाख की आप गुड लेकर के आए हैं फिक्स्ड एसेट्स, 10 साल चलने वाला है, तो हर साल 10,000 10,000 10,000 10,000, तो 10वें साल पे वैल्यू 0 हो गई। तो एक तो हो गया एसएलएम। दूसरा डब्ल्यूडीवी, जो बहुत यूज होता है, सबसे ज्यादा अगर कोई मेथड यूज होता है तो वो डब्ल्यूडीवी। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स में भी क्या माना जाता है, सिर्फ डब्ल्यूडीवी को। एसएलएम को इनकम टैक्स में माना ही नहीं जाता है। ये हमने इनकम टैक्स कोर्स में देखा था। दूसरा होता है प्रोडक्शन यूनिट के लिए होता है कि आप कोई मैन्युफैक्चरिंग की कोई मशीन लेकर के आए हैं, अब उसका आप डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे? जितनी यूनिट वो प्रोड्यूस करता जाएगा वैल्यू कम होती जाएगी। मान लीजिए एक मशीनरी है, उसमें लिखा हुआ है कि वो 1 लाख यूनिट बनाएगा 2 साल में, तो एक बार में 10,000 बना लिया, फिर 10,000 बनाया, फिर 20,000 बनाया। तो जैसे जैसे वो यूनिट बनाता जा रहा है उतनी उतनी वैल्यू आप डेप्रिसिएशन में चार्ज करते रहेंगे। ये भी स्पेसिफिक होता है प्रोडक्शन यूनिट के लिए। तो ये 3 मेथड हैं डेप्रिसिएशन के। ठीक है सर। अगला क्या कहता है, रिवैल्यूएशन। जरूरी नहीं है कि आप एक वैल्यू आपने रिकॉग्नाइज कर ली, हो सकता है बाद में उसकी वैल्यू अचानक से बढ़ जाए या अचानक से कम हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये आपको कैसे करना है भाई, जो भी फेयर वैल्यू है उस पर आपको अपनी जो फिक्स्ड एसेट्स को दिखाना है, चाहे वो ज्यादा हो चाहे वो कम हो। ठीक है। तो रिवैल्यूएशन कैन बी डन विद सफिशिएंट रेगुलरिटी। रिवैल्यूएशन जो सरप्लस, अगर मान लीजिए आपकी वैल्यू बढ़ जाती है तो जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है ना, उसको आपको रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर अचानक से कम हो रही है तो उसमें से लेस होगा, अगर अचानक से वैल्यू बढ़ जा रही है तो जो सरप्लस है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में आपको दिखाना पड़ेगा। और ये कहां बनाएंगे आप? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ठीक हो गया सर। आगे चलते हैं। डिस्क्लोजर क्या करना है आपको इस एएस में, एएस 10 के अंडर में आपको ये डिस्क्लोजर देना है कि भाई आप क्या मेथड अप्लाई कर रहे हैं, आपने किस वैल्यू पर गुड फिक्स्ड एसेट्स को दिखाया है, अगर रिवैल्यूएशन कर रहा है तो कैसे किया है, ठीक है, क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे हैं, यूजफुल लाइफ कितनी है, ये सारी चीजें आपको एएस 10 में इसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये रिक्वायरमेंट है आपकी। तो जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे तो आपको अलग से एएस 10 का डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा। तो ये तो हो गया एएस 9 और एएस 10। अब चलते हैं अपना अगला छोटा सा स्टैंडर्ड है, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, एएस 22, टैक्सेस ऑन इनकम। तो ये किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है 2 तरीके के डिफरेंस के बारे में। एक होता है परमानेंट डिफरेंस, एक होता है टाइमिंग डिफरेंस। सर क्या डिफरेंस है? देखिए, आपकी अकाउंटिंग की इनकम और टैक्सेबल इनकम मतलब इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ये अलग अलग हो सकती है। जैसे मैं आपको लेके चल रहा हूं, ये है प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लेट सपोज टैली पर, ठीक है, मैं टैली बना रहा हूं, तो मैंने क्या किया, टैली पर ये मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया, यहां पर आ रहा है 7,02,000, ये मेरी इनकम है मेरे हिसाब से। जब मैंने इनकम टैक्स से पूछा कि क्या ये प्रॉफिट मेरा सही है, तो इनकम टैक्स ने मुझे बताया कि आपकी जो सैलरी है ना वो हम सिर्फ 1 लाख तक लेंगे, क्योंकि आपने 50,000 पर टीडीएस नहीं काटा। और इनकम टैक्स कहता है जिस खर्चे पर आप टीडीएस नहीं काटोगे वो डिसअलाउ कर देंगे। तो इनकम टैक्स ने 1.5 लाख की जगह पर 1 लाख कर दिया। पहले कितना था हमारा प्रॉफिट, यहां मैं लिख लेता हूं 7,02,000। फिर इनकम टैक्स ने हमसे कहा कि आप एडवर्टीजमेंट, ये जो खर्चा है ये आपने कैश में कर रखा है और 10,000 से ऊपर कैश में अलाउड नहीं है, और आपने 11,521 कैश में कर दिया है, तो हम इसको पूरी तरीके से डिसअलाउ कर देंगे। तो अब इनकम टैक्स के हिसाब से कितना है नेट प्रॉफिट? 7,63,000, और हमारे हिसाब से कितना था? 7,02,000। कितना सा डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस की अगर बात करें तो ये देखिए करीब 61,685, 61,685। ये क्या है? ये है डिफरेंस
इस डिफरेंस की बात करता है AS22। अब हमें यह देखना है कि जो डिफरेंस है क्या ये परमानेंट डिफरेंस है, क्या ये टाइमिंग का डिफरेंस है, मतलब टेम्परेरी। तो आप देखो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आपने कैश में कर दिया, कैश में कर दिया है ना, ये डिसअलाउ होता है। अब ये हमेशा के लिए डिसअलाउड है। तो ये है परमानेंट डिफरेंस। ऐसा नहीं है कि आज ये डिसअलाउ हो गया तो आगे चल के इनकम टैक्स इसको अलाउ कर देगा। तो ये है परमानेंट डिफरेंस। तो इसके बारे में ये बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि परमानेंट डिफरेंस वो होते हैं जो एक पीरियड में अराइज होते हैं और अगले पीरियड में रिवर्स नहीं होते हैं, कभी भी रिवर्स नहीं हो सकते हैं, उनको बोलते हैं परमानेंट डिफरेंस। और वो डिफरेंस जो आगे चल के रिवर्स हो सकते हैं उसको बोलते हैं टेम्परेरी। जैसे हमें यह पता है कि अगर 50,000 सैलरी पर हमने टीडीएस नहीं काटा, टीडीएस नॉट डिडक्टेड, तो ये क्या हो जाता है, ये डिसअलाउ हो जाता है। लेकिन अगर हमने आने वाले साल में इसके ऊपर टीडीएस काट के जमा कर दिया तो ये जो 50,000 यहां पर डिसअलाउ हुआ था ये दोबारा अलाउ हो जाएगा। तो जो आगे आने वाले साल में हमें दोबारा अलाउ हो जाएगा, वो ऐसे डिफरेंस क्या होते हैं, टाइमिंग डिफरेंस। इनको आप टेम्परेरी डिफरेंस भी बोल सकते हैं। आई होप अब ये जो डिफरेंस है ये क्लियर हो गया होगा। तो इस केस में हमें देखिए करना क्या है, ये सारे एग्जाम्पल हैं टाइमिंग डिफरेंस के, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे केस में दो चीजें अराइज होती हैं, या तो DTA या DTL, डायरेक्ट डिफर टैक्स एसेट, डिफर टैक्स लाइबिलिटी। ठीक, अगर डिफरेंस की वजह से आपका टैक्स पेबल आ रहा है इन फ्यूचर, तो आपकी, क्योंकि आने वाले साल में आपको टैक्स पे करना है, तो DTL लाइबिलिटी ये अराइज होगी, इसको आपको लाइबिलिटी साइड में लिखना पड़ेगा। और अगर आने वाले साल में टैक्स आपको कम पे करना पड़ेगा डिफरेंस की वजह से, तो क्या बनेगा, DTA एसेट बनेगी, डेफर टैक्स एसेट। तो अगर आने वाले साल में टैक्स ज्यादा पे करना है तो DTL लाइबिलिटी, और अगर टैक्स कम पे करना है तो DTA। ठीक है, बस इतना समझना है हमें AS22 में। उसके अलावा हमें हर एक पीरियड के बाद डेफर टैक्स एसेट्स जितनी भी हैं उनको रिव्यू करना है, और अगर लग रहा है कि कुछ ऊपर नीचे करना है, कुछ ज्यादा करना है, कम करना है, तो ये बहुत छोटा सा AS है, तो इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। बस हमें ये देखना है कि भाई DTA बन रहा है कि DTL बन रहा है, बस इतना हमें इसमें चेक करना है। तो अब अभी तक हम लोगों ने AS1, AS2, AS9, AS10, AS22 पढ़ लिया है। अब एक AS बच रहा है AS16, उसको भी हम लोग आने वाले टाइम में कवर कर लेंगे। उसको भी हम लोग आने वाले जो भी हमारे लेक्चर्स है उसमें कवर कर लेंगे, और जो अदर स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी हम देखेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए CA Mitra 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।